हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज 18th ऑफ अगस्त 2023 फ्राइडे को वी विल डिस्कस दी हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज का जो न्यूज़पेपर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज ऐसी न्यूज़ है इस पेपर में। जैसे आप अगर देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, ऑफ इंडिया, plus there are news from the marine perspective when it comes to the naval security of India. So there is Vindhyagiri जो लॉन्च हुआ है अभी into the ocean. Then there is a note from angle of India, Sri Lanka and China triangle when we talk about the international रिलेशंस। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आज के न्यूज़पेपर में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। और यूपीएससी प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो इन टॉपिक्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, चाहे वो GS1 हो, 2 हो या GS3 या GS4। एवरीथिंग विल बी कवर्ड टुडे, ठीक है। GS4 के लिए भी एक केस स्टडी बन जाएगा आपका, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी, गवर्नेंस के लिए एक केस स्टडी है आज के पेपर में। नाउ टॉकिंग अबाउट दी हेडलाइंस। सबसे पहला जो न्यूज आया हुआ है दैट इज फ्रॉम द चंद्रयान एंड चंद्रयान्स प्रोपल्शन एंड लैंडर मॉड्यूल हैज सेपरेटेड। इट मींस दैट प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड लैंडर मॉड्यूल, जो दो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जो अभी पहुंच गए ल्यूनर ऑर्बिट में, अलग अलग सेपरेट हो गए। तो अब डिसेंड स्टार्ट हो जाएगा और जो लैंडर है वो लैंड करना स्टार्ट करेगा। एंड 23rd of the August is the date for landing, and we wish that the Chandrayaan 3 is a great success for India, and actually it is a success for India, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वी आर सो क्लोज टू मून एंड नाउ इंडिया इज ओनली थर्ड कंट्री टू ensure that the soft landing on the moon happens, ठीक है। तो अब इसमें समझना यहाँ पे ये है that what are the three modules और what are the three components of चंद्रयान, ठीक है। और चंद्रयान 3 जो है क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक होने वाला है हमारे लिए when it comes to यूपीएससी सिलेबस, ठीक है। पूरा रिवाइज नहीं करेंगे, वी विल ओनली गो थ्रू द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ दिस चंद्रयान। वन इज लैंडर, जो लैंड करने वाला है, ठीक है। और लैंडर का नाम क्या है, अगर किसी को पता हो तो मुझे बताए कि लैंडर का नाम क्या है। लैंडर का नाम है विक्रम, ठीक है। और लैंडर के अंदर जो पेलोड्स है, जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें तीन इंस्ट्रूमेंट्स है। सबसे पहला है इज रामभा LP। और ये किस लिए है, रामभा LP किस लिए है? दिस इज अ लैगमुइर प्रोब विच मीन्स दैट इट विल मेजर द नियर सरफेस प्लाज्मा। जो मून की सरफेस का प्लाज्मा है उसको मेजर करेगा। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में होते हैं आयंस, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक्सपेरिमेंट उसके लिए होगा दैट व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, और वहां का जो सरफेस का प्लाज्मा है उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो सेकंड जो इसमें पेलोड होगा दैट इज नोन एज चेस्ट। एंड व्हाट इज चेस्ट? चेस्ट इज सिंपली Chandra's surface thermophysical एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किस लिए होगा? टू मेजर द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ ल्यूनर सरफेस, ठीक है। तो टेम्परेचर वगैरह मेजर करेगा ये किसका? जो मून पे टेम्परेचर है, जो मून की सरफेस पे टेम्परेचर है वो मेजर करेगा। एंड थर्ड कंपोनेंट inside this, or third payload inside the lander, will be ILSA. What is ILSA? It's an instrument for lunar seismic activity, ठीक है। So that it checks that whether the landing site is safe and the delineation of the structure of the lunar crust and mantle. तो lunar crust and mantle
का जो डिलिनिएशन है वो ये चेक करेगा, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा रोवर है, रोवर में हमें देखना ये है कि रोवर में कितना ये है हमारे पास, क्या क्या पेलोड है रोवर का। और रोवर में अगर आपको पता होगा तो रोवर का नाम क्या है, रोवर का नाम है प्रज्ञान, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और रोवर के अंदर क्या क्या है, सबसे पहला पेलोड है APXS। व्हाट डज दिस मीन, दिस इज एक्चुअली अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, है ना। और ये क्या चीज है, दिस स्पेक्ट्रोमीटर विल डिराइव द केमिकल कंपोजिशन एंड इन्फर मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो एक्सरे मिनरोलॉजिकल मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ ल्यूनर सरफेस, ल्यूनर सरफेस का मिनरल कंपोजिशन चेक करेगा कौन, APXS, ठीक है, कि कौन कौन से मिनरल्स है वहां पे अवेलेबल। देन देर इज वन मोर पेलोड कॉल्ड एज LIBS। व्हाट इज LIBS, LIBS इज अ लेजर induced breakdown spectroscope। What is this lunar induced breakdown spectroscope? This will determine the composition of what, magnesium, aluminium, silicon and other minerals of lunar soil, ठीक है। तो ये दो चीजें होंगी जो रोवर करेगा। और रोवर क्या करेगा, रोवर इज एन इंस्ट्रूमेंट जो लैंड करने के बाद मून की सरफेस पे चलेगा, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज रोवर एंड इट्स अ रोवर दैट विल डू 2 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। बट अगर आप आज की न्यूज देखो तो आज की न्यूज से आपको पता चलेगा दैट, कि आज की न्यूज अगर हम देखें, देखो यहाँ पे, तो देर इज 2 थिंग्स जो अभी तक सेपरेट हुई है, दैट इज दिस रोवर एंड दिस प्रोपल्शन मॉड्यूल, है ना, लैंडर एंड प्रोपल्शन मॉड्यूल। रोवर जो है वो लैंडर के अंदर से निकलेगा, डन। अब जो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसके अंदर भी एक पेलोड है, प्रोपल्शन मॉड्यूल के अंदर भी एक पेलोड है। और वो पेलोड क्या है, और वो पेलोड क्या काम करेगा, उस पेलोड का नाम है प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड। इस पेलोड का नाम है शेप। व्हाट इज शेप, दिस इज अ स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री polarimetry of habitable planet Earth, ठीक है। दैट मीन्स ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करेगा किसका, polarimetry of habitable planet Earth, ठीक है। दिस शेप payload, this will study the signatures of the habitable planet Earth in the near infrared wavelength, ठीक है। तो this will study Earth in a near infrared wavelength, ठीक है। तो दिस इज अ पेलोड टू स्टडी द अर्थ, ठीक है। तो इतना काफी है आज की न्यूज को रिवाइज करने के लिए, लाइक चंद्रयान को रिवाइज करने के लिए। वंस द चंद्रयान लैंड्स एंड इट बिकम्स सक्सेस, वी विल सी इसके आउटकम्स कितने होंगे, यहाँ से हमें क्या क्या स्टडीज मिलेंगी, यहाँ से हमें क्या क्या फोटोग्राफ्स मिलेंगे, कौन कौन से जो मिनरल एक्सपेरिमेंट्स होंगे, कौन कौन से मिनरल्स मिलेंगे, क्या ब्रेकडाउन हो, क्या जो ब्रेक थ्रू होगा मून की, मून के ऊपर जितनी भी डिस्कवरीज होंगी उनमें क्या क्या ब्रेक थ्रू होगा, वो चीजें हम लेटर विद दी ग्रोइंग in our discussion, while we grow in our discussion, we will discuss all of these things. Now, the second news was about blocking or no more bulk SIM cards as government steps into curb the frauds. अब ज्यादा सिम कार्ड लेने से क्या होता है, एक इंसान क्या करता है, 5-6 सिम कार्ड ले लिए
एक ही नाम पे, और फिर सिम कार्ड चेंज करता जाएगा, या 10-15 नाम पे सिम कार्ड चेंज करता जाएगा, और फिर वो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस जैसे थ्रेट्स, रैंसमवेयर, जो लोग होते हैं किडनैपिंग वाले, वो यूज करते हैं। तो दैट इज व्हाई मिनिस्ट्री हैज स्टेप्ड इन टू एंश्योर टू थिंग्स, वन इज साइबर सिक्योरिटी ऑफ द दिस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द साइबर फ्रॉड्स। ठीक है, कि आपको कॉल आ जाएगा कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपने पैसे दे दिए, फिर नंबर पे कॉल करोगे तो नंबर खत्म। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन अराउंड एवरीवेयर। सो दैट इज व्हाई दे हैव स्टॉप दिस थिंग, दैट बल्क में जो कंपनीज को सिम कार्ड्स मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। नाउ दे विल गो थ्रू अ केवाईसी प्रोसेस, और उसके बाद ही उनका जो कस्टमर होगा, कंपनी का जो कस्टमर होगा, वो भी केवाईसी प्रोसेस के थ्रू जाएगा, और उसके बाद ही सिम कार्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ द ड्रोन्स will monitor the progress quality of the assets which are produced at MG नरेगा वर्क साइट्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको याद है कि ड्रोन्स पे, ड्रोन की एप्लीकेशन पार्ट है ना, एप्लीकेशन पार्ट वाज आस्क्ड इन 2019 यूपीएससी। ठीक है, एंड इट दी वन ऑफ द ऑप्शन जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स का वो गलत हो गया था क्वेश्चन, वो ये था दैट कि drones can be used to collect the vomit of I guess blue whale और sea whales। ठीक है, ये एक्चुअल में न्यूज में था उस टाइम पे कि दिस वॉमिट ऑफ सी वेल्स है ना, इट्स एक्चुअली लाइक वेरी कॉस्टली थिंग। ठीक है, जो एक बार इंसान ने हार्वेस्ट कर लिया, लोगों ने उठा लिया, तो उसके बाद उसका प्राइस काफी ज्यादा हाई हो जाता है मार्केट में। ठीक है, उस वॉमिट का, that has some medicinal and other purposes also, like it's used in drugs also. Now the thing is कि application part of drones है ना, so that is something where we can focus on. So it's not only मनरेगा जहाँ पे हम assets के creation को monitor करा सकते हैं ड्रोन से, ऐसा suggestion या ऐसा इस न्यूज का एग्जाम्पल हम अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं, that how to improvise on governance and how to improvise on accountability। ठीक है, गवर्नेंस का एक टॉपिक है सोशल ऑडिट। ठीक है, तो अभी जो ये न्यूज आया है, आप देखना कल या परसों इस पे एडिटोरियल आ जाएगा, और फिर आप देखना दैट एडिटोरियल में भी यही चीज डिस्कस होगी, दैट वेयर एल्स कैन वी यूज दीज ड्रोन्स, एंड वेयर एल्स शुड वी एक्चुअली यूज दीज ड्रोन्स। Then this case study which I was talking about, that the case study about the national education policy, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इस पे एक और न्यूज भी आया हुआ है हमारे पास, वो भी हम देखेंगे साथ में, दैट फाइनेंस मिनिस्टर हैज कमेंटेड ऑन दिस थिंग, that national education policy and the states implementing the national education policy, दोनों न्यूज को हम साथ में पढ़ेंगे, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कुछ कुछ हम जो ब्रीफ फीचर्स हैं उनको भी रिवाइज करेंगे। बट हेयर यू कैन सी दैट अगर आप ये एडिटोरियल पढ़ो, एक्चुअली द थिंग इज इस एडिटोरियल पढ़ने का उतना ज्यादा है नहीं। ठीक है, ज्यादा इसको पढ़ना नहीं है, बट यू कैन जस्ट फाइंड आउट अ केस स्टडी फ्रॉम हेयर। ठीक है, that the lessons on videos have a rhyme that involves recognizing animals and their sounds. Another time it's counting or separation of big and small objectives based on that activity. So this is an Anganwadi worker who says that what is her own experience on the field जब वो काम करती है उन बच्चों के साथ जो बस 3 से 6 साल के बच्चे हैं। ठीक है, तो नाउ दी report here from the Haryana and I guess Haryana and Delhi, it is हरियाणा एंड यूपी, बॉर्डर एरियाज ऑफ हरियाणा, यूपी एंड दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, इनने स्टडी किया होगा, कुछ स्कूल्स में गए होंगे, कुछ आंगनवाड़ी सेंटर्स में गए होंगे, और उसके बाद दे हाईलाइट दैट व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज वाज प्राइवेट स्कूल्स, एंड अनदर बिग पिक्चर इज दैट गवर्नमेंट शुड स्टॉप people, and government should convince states to admit only those children who are of the age of 6 years and above to class 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक दो पॉइंट्स मिल सकते हैं दैट व्हाट एक्चुअली आर द प्रॉब्लम्स एट द ग्राउंड लेवल जो फेस हो रही है। ठीक है, उससे ज्यादा यहाँ पे पढ़ने का जरूरत नहीं है। हाँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, आपको समझ आ जाएगा दैट व्हाट आर द रियलिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पेपर एंड द ग्राउंड वर्क। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द एडिटोरियल, दिस एडिटोरियल इज इंपॉर्टेंट बट नॉट होल। इस एडिटोरियल को पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि द थिंग इज ना, ये एडिटोरियल पर्टिकुलरली अगर हमारे पास क्वेश्चन आता भी है तो इस साल स्टैटिस्टिक्स में और इंडियन स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस और द डेटा गवर्नेंस काफी ज्यादा रिफॉर्म्स आ रहे हैं।
ठीक है, देर इज अ सजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग अ नेशनल लेवल कमिटी ऑल्सो, ठीक है, which will check all the data of all the organizations which are working on the data governance and data collection, चाहे वो NSO है, वो सेंसस का डेटा है, वो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे का डेटा है, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, वो जितना भी डेटा है वो सारा डेटा जो है एक कमेटी जो है दोबारा से रिव्यू करेगी, उसको चेक करेगी, एंड द कमिटी विल बी हेडेड बाय द चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, ठीक है, अर्लियर ऑल्सो। तो ये वाले कुछ कुछ रिफॉर्म्स हैं, एंड इन द सेम थिंग देयर इज वन मोर रिफॉर्म, दैट इज द गैप्स इन द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट, जो अभी आया है 2013 का, 2023 का, जो 2023 का ये एक्ट आया है, ये एक्चुअल में पास हो गया, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, एंड नाउ दिस हैज बिकम द एक्ट। और अब इस एक्ट का एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू क्रिएट अ नेशनल एंड स्टेट लेवल डेटाबेस for of registered births and deaths, which would help in updating other databases, and this will result this will result in efficient and transparent delivery of public services and social benefits। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो समझ में आ गया होगा दैट ये जो बिल है या ये जो एक्ट है ये करेगा क्या। ये एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है दैट डेटा कलेक्शन और डेटा रेप्लिकेशन और डेटा रिडंडेंसी को खत्म करना, ठीक है, और बर्थ और डेथ को रजिस्टर करना, ठीक है। बट यहाँ पे the author here highlights that the problem here is that we are just building the databases, है ना, क्योंकि यहाँ पे again we are building a database which makes it compulsory for the Registrar General of India to maintain a national level database of births and deaths, and that the Chief Registrar of Births and Deaths in every state is required to maintain state level database for the same, ठीक है। तो after this the author talks about the nits and grits of data, ठीक है, बिकॉज अगर आप देखो तो द ऑथर इज हिमसेल्फ फ्रॉम द इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज ओनली, एंड ही हैज बीन अ फॉर्मर डेप्यूटी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिविल रजिस्ट्रेशंस। तो दिस editorial will go in detail about the registration and certification। अगर आपको अपने आप को लिमिट करना है इस टॉपिक में, द डेटा गवर्नेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो यू शुड जस्ट टेक दीज पॉइंट्स आउट, ठीक है, अबाउट दिस एक्ट, है ना। और उससे ज्यादा मुझे लगा नहीं इस एडिटोरियल में उतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था, ठीक है, दैट इज व्हाई आई लेफ्ट इट, एंड हाँ, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट, ठीक है। तो इट्स फाइन, तो दे नीड टू मेंटेन अ डेटाबेस फॉर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ठीक है, बिकॉज द थिंग इज दैट डेटाबेस मैनेजमेंट एंड डेटा कलेक्शन, this we have the organizations, what we need is the top level reforms, ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन आएगा दैट broad reforms in the data governance of India, data collection and all। देन कल हमने एक न्यूज़ देखी थी, ठीक है, और कल ही मैंने बोला था दैट आज न्यूज़ आई है तो कल एडिटोरियल आएगा, एंड नाउ द एडिटोरियल इज अबाउट द कैटलिस्टिक चेंज, द कैटलिस्ट फॉर द चेंज। एज सुप्रीम कोर्ट यस्टरडे, सुप्रीम कोर्ट ने एक बुक लॉन्च किया, ठीक है, विच अ हैंड बुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। अब ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स या स्टीरियोटाइप होता ही क्या है। स्टीरियोटाइप इज सच ए नेम, ठीक है, जो इट रिजेंबल्स लाइक इट्स जस्ट अ नेम बट इट एक्चुअली इज अ शेम, है ना। तो द थिंग इज दिस हैंडबुक has certain stereotypes which need to be replaced in the law agencies, in the law implementing agencies or the adjudicating agencies, जो लीगली इन नामों को यूज करते हैं। बिकॉज द थिंग इज, अगर हम लीगली चीजों को चेंज नहीं करेंगे तो वो चीजें कन्वेंशनली या सोसाइटल लेवल पे भी चेंज नहीं होंगी, है ना। तो इन दो चीजों को समझना है। फॉर एग्जाम्पल, इट सेज दैट, फॉर इंस्टेंस, it is no longer chaste woman, dutiful wife, housewife, a plain woman, wife, homemaker, है ना, because this will not do। Men have not been forgotten either, with the court striking down words such as effeminate when they used pejoratively or faggot। तो बोथ जेंडर्स के लिए कुछ कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं, तो उनको कोर्ट ने बोला है कि नहीं, ये स्टीरियोटाइप्स यूज नहीं करने चाहिए हमें लॉ में। बाकी सारी जुडिशियल अथॉरिटीज जितनी भी है उनको भी बोला गया है दैट ये सब स्टीरियोटाइप्स जो है यूज नहीं करने चाहिए। नाउ द थिंग इज कि अब ये स्टीरियोटाइप से होता क्या है और इससे मतलब होगा क्या।
For example, the author here says that one of the stereotypes the quote shatters is women who do not wear traditional clothes and smoke or drink are asking for trouble and drives home the important point of consent. It also firmly asserts that women who are sexually assaulted may not be able to immediately report the traumatic incident. Court should take social realities and other challenges facing women seriously, it says. ठीक है, तो कोर्ट सेज दैट जितनी भी एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं तो हमें उन प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए एट द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए दैट वी वर्क ऑन स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, एंड वी शुड नॉट डू समथिंग कि जिससे ये पता मतलब जिससे ऐसा हो कि द जजमेंट इज बायस्ड, है ना। एंड द ऑथर हियर हाइलाइट्स दिस थिंग दैट court should take social realities and other challenges facing women seriously. It's wrong if the court has added that it's wrong to assume that women are overly emotional, illogical and cannot take decisions, है ना। तो ये चीज को भी आपको समझना चाहिए, ये भी एक स्टीरियोटाइप है। तो the author here says that it's not only that these words which are used in the law are the stereotypes, but the ideology behind these words, that too is a stereotype। ठीक है, so to achieve gender equality the fundamental need is to be made to shun all the stereotypes। ठीक है, the handbook may be a guide for judges and lawyers but it could be a catalyst for change right down to the societal level। but तब जब इस हैंडबुक को प्रमोट किया जाए, इस हैंडबुक को आगे बढ़ाया जाए और हर एक इंसान को इससे अवेयर कराया जाए, तब जाके ये ऐसा काम करेगी। ठीक है, नाउ yesterday also हमने ये न्यूज देखा था अबाउट द विश्वकर्मा स्कीम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। एंड ऑथर हियर सेज दैट कि जो भी ये आर्टिजन्स हैं जिनके लिए स्कीम आई है दैट इनको लो 5% रेट पे क्रेडिट मिलेगा, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट मिलेगा, लोन मिलेगा। ऑथर सेज दैट दे डू नॉट एक्चुअली रिक्वायर क्रेडिट, है ना। दे डू नॉट जस्ट रिक्वायर अफोर्डेबल क्रेडिट बट दे रिक्वायर इज अ रेडी मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स के लिए उनको मार्केट चाहिए, उनको उस क्रेडिट से ज्यादा जरूरी है उनको मार्केट मिलना। तो दैट इज वाई author here says that government expects about 5 lakh families to be covered in the first year and 30 lakh families to be benefited from the scheme over 5 years. But the challenge they face are deeper than just the availability of cheap credit. So what are the challenges? Challenge is the lack of access to formal credit. First is lack of access to formal credit, है ना। This can be simply a मतलब जिस चीज को हम टैकल कर रहे हैं, this too is a symptom only। एक्चुअल में अंडरलाइंग प्रॉब्लम कुछ और है, और अंडरलाइंग प्रॉब्लम क्या है? दैट इज नो गवर्नमेंट स्कीम कैन हेल्प दीज कम्युनिटीज इन द लॉन्ग रन अनलेस इट हेल्प्स देम टू ओवरकम द फंडामेंटल प्रॉब्लम। दैट फंडामेंटल प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। दैट इज वो जब प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेबर देखा जाए तो आज से 10 साल 20 साल पहले लेबर का रेट था 100 रुपए 200 रुपए, है ना, पूरे दिन का। बट अगर आप अभी यही चीज देख लो, अगर आप अभी वही चीज देख लो, तो अभी जो लेबर का रेट होगा वो ज्यादा होगा। अभी लेबर का रेट है 1000 रुपए, ठीक है, 800 रुपए। तो अभी जो ये आर्टिजन अपने प्रोडक्ट में कोई मेहनत लगाता है, ठीक है, फर्स्ट इज ही इज एन आर्टिजन, ही और शी द पर्सन इज वेरी मच स्किल्ड, है ना। तो उसका स्किल भी लग रहा है, उसका लेबर भी लग रहा है, उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉस्ट भी उतना ज्यादा होगा। हैंडीक्राफ्ट होगा या हैंडमेड प्रोडक्ट होगा तो उसका कॉस्ट भी उतना ज्यादा होगा। तो द थिंग इज कि उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी उतनी नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में अगर आप टॉय इंडस्ट्री देखो तो जो आर्टिजन्स टॉयज बनाते हैं, हैंडमेड टॉयज बनाते हैं, जो टेराकोटा बनाते हैं, उनके प्राइसेस ज्यादा होते हैं। वुडन टॉयज जो होते हैं उनके प्राइसेस ज्यादा होते हैं। अब अगर उसी कंपैरिजन में आप चाइनीज प्लास्टिक मेड टॉयज देखो, उनके प्राइसेस कम होते हैं। तो देयर द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ दैट वुडन प्रोडक्ट, दैट बैम्बू प्रोडक्ट, although it's environment friendly, it's like safe for children to play with, it's safe for children to have that, and it's not hazardous to health if we talk about, if we comparatively talk about the plastic toys, है ना। but economic viability उन products की नहीं है, because the more seriously if the scheme fails to open new markets, नए मार्केट्स है नहीं, और अगर स्कीम ने नए मार्केट्स बनाए नहीं, और and if they simply extend the loans to these communities, then in the name of promoting their welfare, it runs the risk of leaving not only the intended beneficiaries but their families also in a deeper debt। ये सेम प्रॉब्लम होगी कैसी, जो प्रॉब्लम हमारे एग्रीकल्चर में हो रही है। ठीक है,
जो प्रॉब्लम हमारे एसएचजीज में हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, दैट वी आर प्रोवाइडिंग इजी लोन्स, है ना, इजी लोन्स to these SHGs, to the agriculture based like farms, agriculture households, एग्रीकल्चरल फैमिलीज, जो एग्रीकल्चर पहले फेमिनाइजेशन का शिकार हो गया था, है ना, फेमिनाइजेशन का शिकार हो गया एग्रीकल्चर। एसएचजीज में भी हमारे पास क्या है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज लाइक कि मेल मेंबर गोइंग टुवर्ड्स इंडस्ट्री एंड फीमेल टेकिंग केयर ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है, बिकॉज एंड द मेल गोइंग फॉर द लेबर, लाइक labor based migration। ठीक है, and now the SHGs also, they are led by females only, है ना, but the problem here is we are giving loans to both of them, जो कि easy loan है, cheap loan है। however जो भी यहाँ से प्रोडक्ट निकल रहा है, उस प्रोडक्ट का मार्केट वायबिलिटी नहीं है, वो मार्केट में जा ही नहीं रहा, अगर वो जा भी रहा है तो वो कॉस्टली है और उसके मार्केट में चांसेस नहीं बन रहे सर्वाइव करने के। और होता क्या है एक्चुअल में, ये लोन जो है इंक्रीज होता जाता है और ये लोन का ना रीपेमेंट होता है और ना ही इसका इंटरेस्ट वापस आता है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये सारा जो फार्म लोन है, जितना भी आज तक फार्म लोन है, वो फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डिमांड फॉर फार्म वेवर्स, और फिर उसको पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है। एंड देन देयर इज दिस प्रिंटिंग ऑफ मनी विच इज लाइक अनइंटेंशनल प्रिंटिंग ऑफ मनी विच लीड्स लेटर टू द, बिकॉज गवर्नमेंट का डेट बढ़ जाता है, उनको रीफाइनेंस करना पड़ता है और रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं, देन दे इशू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेसिस पे वो लोन ले लेते हैं आरबीआई से, एंड आफ्टर दैट व्हेन दे आर अनेबल टू पे एंड दे प्रिंट दी मनी। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इकोनॉमिकली अगर आप देखो तो सेम इज द प्रॉब्लम हियर, ये स्कीम बस इतना ना करे कि इनको इजी क्रेडिट दिला दे, स्कीम में ये भी हो कि उनका कर्जा ना बढ़ जाए। ठीक है, जो उनका कर्जा ऑलरेडी होगा, वो आर्टिजन्स ऑलरेडी कर्जे पे जी रहे हैं, अब अगर आपने उनको और कर्जा दे दिया, ठीक है, और उनके प्रोडक्ट की वायबिलिटी नहीं बढ़ाई, उनका प्रोडक्ट का वायबिलिटी बढ़ेगा तभी उनका इनकम आएगा, इनकम आएगा तभी जाके वो पे करेंगे अपना जो लोन होगा उसका इंटरेस्ट और उसका प्रिंसिपल अमाउंट पे कर पाएंगे। So that is the whole scenario here. That is the whole point of the argument. Therefore, this Vishwakarma scheme also includes skilling programs. However, ये जो skilling programs है, इनका जो stipend है, that is 500 rupees per day, है ना, वो बहुत कम है, उसको भी बढ़ाना चाहिए। That is something which we can suggest here. Then come to the news. That is the President of India, Draupadi Murmu. She has yesterday launched this warship, that is Vindhyagiri, है ना, तो विंध्यागिरी फ्रिगेट। ठीक है, विंध्यागिरी फ्रिगेट वाज लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट मुर्मू। चलिए, तो हम देखते हैं कि हमारा नेवल सिक्योरिटी कहाँ पे है और हम नेवल सिक्योरिटी में क्या करते हैं और नेवल सिक्योरिटी में क्या क्या कर चुके हैं हम अभी तक। ठीक है, तो देयर इज दिस प्रोजेक्ट जो इस न्यूज में बताया गया है, दैट इज प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, दिस प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हमें करना क्या था, देयर आर 7 जो है, इसमें हमें 7 फ्रिगेट्स या 7 फ्रिगेट्स लॉन्च करने हैं। ठीक है, इनटू दी मरीन सेक्टर। ठीक है, मरीन सिक्योरिटी। तो प्रोजेक्ट 17A is actually the project 17 alpha frigates। ठीक है, this was launched by Indian Navy in 2019 and this project was launched by the Defense Forces of India to construct what, अब ये कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। अब ये क्या है, these frigates, अगर आप देखो तो these frigates, stealth guided missile frigates, will be built by whom, by Mazagon Dock Shipbuilders, that is MDL, and these will be also developed by Garden Reach Shipbuilders and Engineers। ठीक है, तो these are the two companies जो collaborate करके
ये जो हमारे फ्रिगेट्स है प्रोजेक्ट 17A के बनाएंगे। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, दीज गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स दे विल बी कंस्ट्रक्टेड विद अ स्पेसिफिक स्टेल्थ डिजाइन, है ना। अब ये डिजाइन क्या होगा, इस डिजाइन में जो ये फ्रिगेट है इस पे रेडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग होगी, ठीक है। एंड दीज फ्रिगेट्स विल बी लो ऑब्जर्वेबल एंड अनडिटेक्टेबल फॉर एनिमीज, ठीक है। सो द न्यू टेक्नोलॉजी ऑल्सो रिड्यूसेस द इंफ्रारेड सिग्नल्स ऑफ द शिप, ठीक है। सो डिक्रीजेस इंफ्रारेड signals of the ship। तो दैट इज अबाउट द फ्रिगेट्स, इसको आप नोट डाउन कर लो। एंड नाउ दिस प्रोजेक्ट 17A हैज टोटल 7 शिप्स, ठीक है। 7 शिप्स बनानी थी और 4 बनानी थी इसमें से माजागांव डॉक लिमिटेड, है ना, और 3 बनानी थी किसको, GRSC, दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स। और यहाँ अभी हमारा जो है जो विंध्यागिरी है, विंध्यागिरी इज द 6th वन टू बी रिलीज्ड। और 6 शिप्स जो है इनका नाम क्या है, और 7 शिप्स का नाम क्या है। फर्स्ट इज नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी और दूनागिरी और तारागिरी, विंध्यागिरी एंड महेंद्रगिरी, ठीक है। तो ये 7 आ गई, 7 शिप्स, ठीक है। टोटल 7 शिप्स जितने भी इस प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट 17A में, तो 7 की 7 शिप्स। और यहाँ तक हमारे पास विंध्यागिरी तक सारी शिप्स आ गई है, 6 शिप्स, है ना। एंड 6th ship frigate, this 6th frigate that is Vindhyagiri was released yesterday in the Indian Ocean, ठीक है। कहाँ लॉन्च, कहाँ हुई है, इंडियन ओशन में हुआ है, कहीं और हुआ है, एक सेकंड इसको देखते हैं पहले कहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है। इंडो पैसिफिक, ठीक है, इंडियन ओशन रीजन दैट इज इंडो पैसिफिक, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अगेन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020, the finance minister here has highlighted that this thing that states जो है they are free to adopt to the national new education policy, and this new education policy is a progressive policy and states are free to admit or adapt to it। अब इशू क्या आ रहा है, एंड व्हाट इज एक्चुअली द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया दैट इज 2020, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो भी आप इसको बोलो, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल दो, ठीक है। दैट्स नॉट अ बिग डील। चलिए, सो दिस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका एम क्या है, एम इज टू इंट्रोड्यूस several changes in the Indian education system from school to college level, ठीक है। अब इसका एम है दैट इंडिया एज अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, इसका एम है, इसको याद रखना है। द कैबिनेट हैज आल्सो अप्रूव्ड रीनेमिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो पहले थी, अभी कौन सी है, अभी इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। डन। NAP has the several aspects and several dimensions जो हम देखेंगे अभी। तो स्कूल एजुकेशन में there is universalization,
of preschool to secondary school with 100% of gross enrollment ratio by 2030. These are the targets जो आपको याद रखने हैं. Then this will also target on bringing back 2 crore out of school children. Bring back 2 crore out of school children into the open schooling system. Then the current 10+2 जो system है will be replaced by 5+3+3+4 curriculum, जिसमें the first is जो पहला है 3 to 8 years, then there will be 8 to 11, 11 to 14 and 14 to 18 years. ठीक है. और इस सिस्टम में अगर आपको समझ आ जाए तो ये जो नया पेडागॉगी बनाया है, इस पेडागॉगी में the last 4 years will be for graduation, the 3 years from 6 to 8 class वो 11 से 14 के लिए होगा. The age group of 11 to 14. Then the 3 years will be for the classes 3 to 5, and out of the 3 to 8 years of age, 3 years will be for आंगनवाड़ीज, जहां से वो केस स्टडी अभी आया था हरियाणा और यूपी से, जो मैंने बोला आपको पढ़ने को. तो वैसे ही 3 साल जो है आंगनवाड़ी प्री स्कूल यहाँ पे हो जाएंगे, और बाकी जो 5 साल होंगे वो क्लास 1 and 2 के लिए होंगे. ठीक है. यही चीज थी आज की न्यूज में. प्लस देयर आर सम मोर चेंजेस लाइक क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी मेड इजियर, है ना. स्कूल गवर्नेंस को नया एक्रेडिटेशन मिलेगा. प्लस फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे काम होगा, कोडिंग पे काम होगा, कंप्यूटर एंड 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है. तो जितना भी यहाँ पे चेंजेस आएंगी, इसी में देयर विल बी अ न्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव नेशनल curriculum framework for teacher education 2021 जो सेटअप हो जाएगा. प्लस देयर विल बी फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, है ना, विद कंसल्टेशन ऑफ NCERT. ठीक है. दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be 4 years integrated B.Ed degree. ठीक है. तो 4 साल की एक B.Ed डिग्री आएगी जो मिनिमम डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन रहेगी. किसके लिए? टीचिंग पर्पसेस के लिए. ठीक है. हायर एजुकेशन के लिए भी देयर इज अ ग्रॉस लर्निंग प्लान, है ना. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन विल बी रेज्ड 50%. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ 50% to be achieved by 2035 in secondary level education. ठीक है. एंड करंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर आप देखो तो इट्स जस्ट 26.3%, है ना. वैसे ही देयर विल बी एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट्स. देयर विल बी एन एकेडमिक बैंक ऑफ credits which will be established to facilitate the transfer of credits from one dimension to another, or from one school of education to another school of education, and from one subject to another subject. ठीक है. तो there will be multiple choice options for career and for the studies also. ठीक है.
तो एक स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है, अपना क्रेडिट स्कोर पूरा भी कर सकता है, और वो सारी चेंजेस होंगी इस सिस्टम में। ठीक है, देयर विल बी अ नेशनल असेसमेंट सेंटर known as Parak, and it has been created to assess the students का एग्जामिनेशन फी जो वगैरह होता है, असेसमेंट स्टूडेंट्स का, कि स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, डिजिटली, तो वो सारी चीजें भी हो जाएंगी। फॉरेन यूनिवर्सिटीज विल बी अट्रैक्टेड टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया, देयर विल बी जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल education zones will be created for disadvantaged regions, है ना। So there will be a National Institute of Pali, National Institute of Persian and Prakrit Studies, ठीक है। पाली, पर्शियन एंड प्राकृत जो सेटअप होगा। देन देयर विल बी एन इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन जो सेटअप होगा। जीडीपी में जो इंक्रीज होगा दैट विल बी 6% ऑफ द जीडीपी विच विल गो फॉर विच विल बी द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर, एंड करंट अगर आप देखो तो इट्स अराउंड 4.6%। ठीक है, तो देर आर मल्टीपल रिफॉर्म्स जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आए हैं। However, due to its nature that being a centralized or a centrally driven education policy, the states somewhere are opposing it, some provisions are being opposed and some are not. That is why this Nirmala Sitharaman, our finance minister, has given a push for states just to make sure that they implement the scheme very well. ठीक है, there is this news, ठीक है, which talks about the गुजरात डिक्लेरेशन। ठीक है, और अभी जो G20 समिट हो रहा है, देर इज द फर्स्ट G20 ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन जो गांधीनगर गुजरात में हो रही है। ठीक है, और गांधीनगर गुजरात में अंडर द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी दिस समिट हैपेंड फर्स्ट टाइम। ठीक है, और ये पहला ऐसा समिट है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे हो रहा है। ठीक है, बिकॉज वी वांट टू एम्ब्रेस द एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न साइंस टुगेदर। ठीक है, as the goal of and the objective of and the basic motto of G20 presidency of India is one earth, one family and one future. So our ancient wisdom and our modern sciences both should help the world to move forward. So in such a matter, this Gujarat declaration, this will integrate the use of traditional medicine in the national health system, and this will help unlock the power of traditional medicine through science. That is something जो टेड्रॉस एडहेनम ने बोला है, who is the WHO chief, ठीक है, the director general of WHO, and he urged countries to unlock the power of traditional medicine also। ठीक है, तो that is something जो हमारे काम आ सकता है when we talk about the overhaul of as health care system, है ना। तो in the modern times if we talk about this thing that the demand for natural and herb based pharmaceuticals, ठीक है, when we talk about the organic farming, है ना, so then we should talk about organic medicine also, है ना, because the organic farming or the organic produce itself is something which is very much crucial for the organic medicine also। Okay. Now the judiciary which is under transformation, and Chief Justice of India in his speech also on the Independence Day had talked about this thing that the infrastructural push will be given to judiciary for the next 3 years, and the union budget has also announced the launch of phase 3 of the e-courts project, और e-courts project में there is a estimate of 7,000 crores। ठीक है, तो जुडिशियल रिफॉर्म्स को हमने डिस्कस किया हुआ है 16th ऑफ अगस्त का जो न्यूज़पेपर था, 16th अगस्त मतलब कल नहीं परसों वाले न्यूज़पेपर में, बिकॉज उसमें इनका स्पीच आया हुआ था जस्टिस DY चंद्रचूड़ का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सॉरी। तो द थिंग इज नाउ द जुडिशरी which was under a complete shutdown during pandemic, है ना, has to run better. That is why this e-courts project was set up। ठीक है, और इस चीज को समझना है और इस चीज को समझ के थोड़ा सा
इस पॉइंट को हाईलाइट कर मतलब इस पॉइंट को याद रखना है, दैट द पुश टुवर्ड्स ई कोर्ट्स, है ना। और उस न्यूज एनालिसिस 16th ऑफ द अगस्त, वहां पे थंबनेल मिलेगा आपको, ये आपको जो है टाइम स्टैम्पिंग के साथ मिलेगा, दैट जुडिशियल रिफॉर्म्स। ठीक है, आप वहां पे जाके एक बार सर्च कर लो और आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स में इंफ्रास्ट्रक्चर पुश में, इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से नए कोर्ट्स, नए चेंबर्स, और सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग में कितने नए चेंबर्स होंगे, कितने नए जजेस के लिए स्पेस बन रहा है, ठीक है, लॉयर्स के लिए स्पेस बन रहा है, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस लाइब्रेरी विंग बन रही है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है उसमें। देन देर इज एन इम्पॉर्टेंट नोट फ्रॉम दी फ्लड मैनेजमेंट, इफ वी टॉक अबाउट फ्लड फोरकास्टिंग। तो वाटर कमीशन हैज लॉन्च्ड दिस ऐप जिसका नाम है फ्लड वॉच। ठीक है, तो ये पॉइंट प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस फ्लड वॉच ऐप, ठीक है, ये जो अभी अगर आपने देखा हो तो दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में फ्लड्स बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आए हैं। देयर इज, आई गेस वी हैव लॉस्ट अराउंड मोर देन 300 लाइव्स इन दैट। ठीक है, तो नाउ द थिंग इज कि अब इस सब चीजों को देखना जरूरी है और इस न्यूज को याद रखना जरूरी है, दैट द फ्लड वॉच ऐप वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाई वाज इट लॉन्च्ड। इसका बेसिक मोटो क्या है? तो सेंट्रल वाटर कमीशन and Indian Meteorological Department (IMD). These are the two bodies जो chief bodies है when we talk about the water forecasting, when we talk about the weather forecasting in India। ठीक है, particularly disaster management की बात अगर हम करें तो। Done। There is a topic at the end and the science section, and it talks about ALS patients. What are ALS patients? ALS means एमियोट्रॉफिक लेटरल स्लेरोसिस। ठीक है, ये एक ऐसा डिजीज है जो इंडिया में है तो, बट इट्स येट टू बी कंसिडर्ड एज अ रेयर डिजीज इन इंडिया। ठीक है, और अब रेयर डिजीज किस डिजीज को बोला जाता है? रेयर डिजीज इज दैट डिजीज जो 10,000 में से 1 से 6 लोगों को हो। ठीक है, देर आर वेरी लेस नंबर ऑफ पेशेंट्स इन इट, from around 10,000 people it's found in only 1 to 6 persons। ठीक है, but in India the same is that it's found in a less than 1 person in 10,000 persons। ठीक है, तो now this as per the survey found by the global epidemiology of amyotrophic lateral sclerosis। So this this systematic review which was published earlier, this has highlighted this thing that India में जो है ये disease rare है, and now this disease has to be declared as a rare disease। और इस डिजीज को रेयर डिजीज डिक्लेयर करने पे क्या होगा? जो भी इसके पेशेंट्स होंगे उनको देयर विल बी अ ग्रांट और अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 50 लाख रुपीज गिवन टू दैट पेशेंट, बिकॉज दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस रेयर डिजीज। अब ये रेयर डिजीज कितनी रेयर है और इस डिजीज का इम्प्लीकेशन क्या है और इनको इतना पैसा क्यों मिल रहा है? बिकॉज अराउंड देर इज a cost of around 35 to 40,000 rupees per month on medicines only। ठीक है, and more than 1 lakh rupees of cost is there which is going around। जो इसके साथ वाले लोग होते हैं जो अपना सैलरी, इनका टेक केयर, गेरियाटिक दिस क्या बोलते हैं इसको, medical care, and the attendants, midwife, all of these persons are involved into that person, और उसकी वजह से the cost burden rises due to this patient। तो what is this amyotrophic lateral sclerosis? This disease is a neurodegenerative disease, that means the neurons get degenerated easily, start getting the degeneration of the neurons starts। और डीजेनरेशन ऑफ द न्यूरॉन्स, जब भी आपके न्यूरॉन्स डीजेनरेट स्टार्ट हो जाते हैं, तो न्यूरॉन्स आर दोज एलिमेंट्स जो आपके मसल्स को कंट्रोल करते हैं, मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, स्पाइन को कंट्रोल करते हैं, ब्रेन के फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। और वो न्यूरॉन्स जब डीजेनरेट होना स्टार्ट करते हैं तो उससे जो वॉलंटरी फंक्शंस है, लाइक वॉकिंग, चिविंग, टॉकिंग, बैठना, उठना, चलना, ये सब चीजें जो है अफेक्ट हो जाती है और ये जो पेशेंट है धीरे 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 पैरालाइज होता जाता है। और उसके बाद द एट्रोफी बिगिंस एंड द लाइक द डिग्रेडेशन ऑफ द हेल्थ स्टार्ट्स। और फिर ये जो इंसान है he starts facing problems in respiratory muscles, breathing issues, and then other associated
the multi-disease or the multi-organ failure happens and then the person dies. Like अगर आप यहाँ पे फोटो देखो तो this person is also suffering from the same problem, ठीक है. And it's not only about the person who is the patient, है ना, it's about those who are the caregivers also, ठीक है. तो now the demand here, जो यहाँ पे केस स्टडी लिखा हुआ है, this is someone जिनका नाम है नीता पारीक. She is 69 years old and she is suffering from this disease, I guess. And she is able to communicate with her family only by moving her eyes and doing a bit of a movement only, ठीक है, because her organs have started the showing the symbols of showing the signs of disability, ठीक है ना. तो that is the problem. हमें क्या याद रखना है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, that what is ALS, what are rare diseases, or a national policy for rare disease 2021 which allows a grant of 50 lakh rupees or a financial aid of 50 lakh rupees to such patients who are going through rare disease. These are some points जो हमें याद रखने हैं. किस लिए? प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है. मेंस पर्सपेक्टिव से यस वी नीड अ पॉलिसी चेंज, और मेंस पर्सपेक्टिव से हमें ये पॉलिसी याद रखनी है बिकॉज 2021 की पॉलिसी है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर करंट अफेयर्स. With this, I thank you for joining here into the session. All the best. Good luck for your day. And you have any queries or questions, you can ask me on 90310 36712 at Perfection IES. Thank you once again. Good luck.